नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनभावनाओं और अयोध्या में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रामनवमी के अवसर पर इस वर्ष 2 दिनों 26 और 27 मार्च के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। पहले यह अवकाश केवल 1 दिन का था, लेकिन राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन में भी पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उद्घाटन के साथ ही ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा और उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और विश्व स्तर पर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। अगली खबर है, रामनवमी के मुख्य पर्व पर अयोध्या नगरी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। एडीजी जोन और आईजी रैंक के अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों को विभिन्न जोन और सेक्टर में बांटा गया है। एटीएस और कमांडो की तैनाती के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस कैमरों के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में नवनिर्मित आईटी पार्क का लोकार्पण कर पूर्वांचल के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। इस पार्क के शुरू होने से क्षेत्र की प्रतिभाओं को अब नौकरी की तलाश में दिल्ली, बेंगलुरु या नोएडा जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। कई बड़ी सॉफ्टवेयर और टेक कंपनियों ने यहां अपने ऑफिस शुरू करने की सहमति दी है। यह पार्क न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि स्थानीय स्टार्टअप्स को भी एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा, जिससे गोरखपुर एक नया टेक हब बनेगा। अगली खबर है, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बागपत में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी येलो अलर्ट जारी की है। 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक मौसम में यह बदलाव आया है। जहां एक ओर इससे चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसान चिंतित हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। अगली खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया और सीटों के परिसीमन को लेकर चल रही महत्वपूर्ण सुनवाई फिलहाल 15 अप्रैल तक के लिए टल गई है। इस देरी के कारण प्रदेश के गांवों में चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार अब असमंजस में हैं कि चुनाव की तारीखें कब घोषित होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ओर से तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के चलते अधिसूचना में देरी हो रही है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के अगले रुख पर टिकी हैं। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह बैंकों में लगातार 4 दिनों की छुट्टियां होने जा रही हैं। 26 और 27 मार्च को रामनवमी का अवकाश, 28 मार्च को महीने का चौथा शनिवार और 29 मार्च को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। हालांकि एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन चेक क्लियरिंग और बड़े लेन देन रुकने से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 31 मार्च की वित्तीय क्लोजिंग से ठीक पहले इतनी लंबी छुट्टियों ने आम जनता और व्यवसायियों की चिंता बढ़ा दी है, इसलिए ऑनलाइन बैंकिंग का सहारा लेने की सलाह दी गई है। अगली खबर है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिलाओं को अचार, पापड़, मसाले और अन्य उत्पाद बनाने और उनकी मार्केटिंग करने का हुनर सिखाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज पर लोन और उनके उत्पादों को सरकारी मंडियों में स्थान दिलाने की भी योजना है। अगली खबर है कि वाराणसी नगर निगम ने 31 मार्च की समय सीमा से पहले हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली के लिए कमर कस ली है। नगर आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग इस तारीख तक अपना बकाया जमा नहीं करेंगे, उन पर 12% तक का अतिरिक्त ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा। इस वर्ष निगम ने 225 करोड़ रुपए की वसूली का रिकॉर्ड लक्ष्य रखा है। बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। शहर के विभिन्न वार्डों में कैंप लगाकर लोगों को टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है। अगली खबर है कि रेलवे प्रशासन ने कानपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेनों के संचालन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। आगामी 2 अप्रैल से ट्रैक के दोहरीकरण और इंजीनियरिंग कार्य के कारण
इस रूट की कई मेमो और इंटरसिटी ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या उनके समय में परिवर्तन किया गया है। दैनिक यात्रियों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि हजारों लोग प्रतिदिन इन दोनों शहरों के बीच आवागमन करते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले पूछताछ खिड़की या पोर्टल पर स्टेटस जरूर चेक कर लें। अगली खबर है कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ आंकी गई है। ये एयरपोर्ट न केवल उड़ानों के लिए बल्कि एक मल्टी मॉडल कार्गो हब के रूप में भी जाना जाएगा। यहाँ डिजिटल तकनीकों का भरपूर उपयोग किया गया है, जिससे यात्रियों को चेक इन और सुरक्षा जांच में कम समय लगे। भविष्य में इसे 8 रनवे तक विस्तारित करने की योजना है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों की सूची में शामिल कर देगा। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगली खबर है कि चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। परंपरा के अनुसार उन्होंने विधि विधान से 9 कन्याओं का पूजन किया, उनके पांव पखारे और उन्हें चुनरी ओढ़ाकर भोजन कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पूरे उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठों जैसे मिर्जापुर के विंध्याचल और बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि किसी को असुविधा न हो। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों, विशेषकर लखनऊ और नोएडा में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने ई रिक्शा के संचालन को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की है। अब मुख्य मार्गों और व्यस्त चौराहों पर ई रिक्शा के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। इनके लिए शहर के अंदर फीडर रूट तय किए जाएंगे, ताकि यात्रियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भी मिले और सड़कों पर जाम भी न लगे। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने सत्र के अंतिम दिनों में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। रामनवमी की छुट्टियों के बावजूद शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों की हाजिरी, मिड डे मील का डेटा और वार्षिक मूल्यांकन की रिपोर्ट समय पर अपलोड करने को कहा गया है। विभाग का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सभी प्रशासनिक कार्य डिजिटल रूप से पूरे हो जाएं, ताकि नए शिक्षा सत्र की शुरुआत बिना किसी देरी के की जा सके। लापरवाही बरतने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। अगली खबर है कि नवरात्रि के समापन और रामनवमी के उपलक्ष्य में कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा को कई सेक्टरों में बांटा गया है और भारी वाहनों का प्रवेश शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिवर पुलिस को भी यमुना घाटों पर तैनात किया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे छोटे बच्चों की जेब में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर रखें, ताकि भीड़ में खोने पर उन्हें आसानी से तलाशा जा सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की लगभग 3 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन रिकॉर्ड समय में पूरा करने का दावा किया है। मूल्यांकन केंद्रों से प्राप्तांकों को मुख्य सर्वर पर अपलोड करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार रिजल्ट तैयार करने की तकनीकी प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी हो सकती है और 15 अप्रैल के आसपास परिणामों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में 55 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिन्हें अब बेसब्री से अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार है।